फिर से देखते हैं विटामिन B2 जिसका रासायनिक सूत्र है राइबोफ्लेविन। ये पनीर, अंडा, दूध, यीस्ट, हरी सब्जी, हरी पत्तियाँ, दूध और यकृत मांस में पाया जाता है। इसका प्रभाव उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम या फेडी तथा एफ का घटक होता है। कीलोसिस रोग होता है। फिर B3 रासायनिक सूत्र होता है इसका निकोटिनिक अम्ल। ये जो है यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां आदि इसका स्रोत है। उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD तथा NADP का घटक होता है। इससे प्लैग्रा रोग होता है। विटामिन B5 जिसे हम पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है पेंटोथेनिक अम्ल। ये जो होता है इसका स्रोत अंडा, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना आदि होता है। और ये जो प्रभाव होता है इसका डालता है, यह है कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक। इससे चर्म रोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम। अगला है विटामिन B6। इसका जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। ये दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत इसका स्रोत है और अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम ये इसका प्रभाव है। और रोग है रक्त क्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। फिर है B7 बायोटिन। ये जो है मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल आदि इसका स्रोत है। और वसीय एवं अमीनो अम्लों सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण, चर्म रोग, बालों का झड़ना ये सब इसके रोग हैं। फिर अगला है V9। इसको कहते हैं फोलिक अम्ल समूह। ये हरी पत्तियों, यकृत, सोयाबीन, यीस्ट, फलियां आदि इसका स्रोत है। और वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, DNA का संश्लेषण ये इसका है जो है प्रभाव डालता है। और ये जो है देखें बीमारियां तो इससे क्या हो सकती है, रक्त क्षीणता, वृद्धि में कमी। PB12 इसका रासायनिक सूत्र है साइनोकोबालामिन। ये जो है मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध, आंत के बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। फिर वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र के विकार ये सब इसके जो है रोग हो सकते हैं। फिर है विटामिन जो है C। इसका नाम है स्कॉर्बिक अम्ल। ये आंवला, नींबू, खट्टे फल, टमाटर, सब्जियां, आलू, अन्य फलों में पाया जाता है। अंतराकोशीय सीमेंट और एक कोलेजन तंतु, हड्डियों में मैट्रिक्स, स्कर्वी रोग, मसूड़ों में सूजन एवं रक्त आना ये है रोग। विटामिन K का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन जिसका अर्थ है रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्रॉम्बिन का निर्माण करना। अब हम आगे देखते हैं। फिर है पादपों की आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो जाइलम द्वारा। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण। फिर किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो ये प्रकाश संश्लेषण। वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं, तो भ्रूण, खाद्य संग्रह तथा आवरण से। फिर प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट। अगला, यदि हम केंचुए तथा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो हम क्यों मर जाते हैं, परासरण प्रघात के कारण। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो सोडियम।
वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो कार्बनिक जैव उर्वरक। किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है? तो आंवला। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम। काफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो ये शहतूत। फिर है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। फिर है भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो यह थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। फिर जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है? तो टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं तो ये होते हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो स्तंभ मूल कहते हैं। फिर परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो चूसकांग। अगला किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? तो द्विबीजपत्री पौधों। अगला है नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? तो कांटों में। गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो तंतुमय। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? तो एक बीजी पौधे। कौन सा मरूदभिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं? तो बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को। लहसुन, प्याज इसमें प्रयोग होने योग्य भाग जो है वो है शल्ककंद। हल्दी, अदरक प्रकंद। अरबी जिमीकंद घनकंद। आलू का कंद और स्तंभकंद। फिर है हार्मोन्स विकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतया प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो ये तने का। फिर आगे कंकाल तंत्र स्केटल सिस्टम। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे पाँचवें सप्ताह में। फिर मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 29। फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो कशेरुक रज्जु। अगला है वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो यह है दंतवल्क। अगला है शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो यह जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। अगला है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो यह है फीमर। फिर है कशेरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं 31 जोड़ी। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े। मानव शरीर के डिंब वाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? तो ये कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? तो जबड़ों की। परिवर्धनशील भ्रूण की शुष्कन में कौन रक्षा करता है? तो उल्ब। फिर मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य की श्रेणी मेखला में 3 अस्थियां इस्चियम, इलियम, प्यूबिस उपस्थित होती है। फिर अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो यह कोलम या स्पेलिंकिन गुहा।
त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनरुद्धान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये घनाकार उपकला। फिर है कंडरा किसको जोड़ती है? तो ये पेशी को अस्थि से। फिर है स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से। अगला क्वेश्चन है स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये एक संयोजी ऊतक है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से भिन्न कैसे होती है? तो ये हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसीन का। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। लसिका में किन रुधिराणुओं की अनुपस्थिति होती है? तो लाल रुधिराणु। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग आदि खुर के निर्माण में सहायक है? तो केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट। फिर है अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो ये मिलता है अल्ना एवं ह्यूमरस। फिर है श्वसन तंत्र, रेस्पायरी सिस्टम। श्वसन में बाहर निकली वायु में CO2 की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो 4%। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन क्रिया करते हैं? तो ये श्वास नली प्रणाली के द्वारा। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? तो केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वास जांच में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करती है? तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो लाल रक्त कणिकाएं RBCs। अवायवीय श्वसन में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पादन करती हैं? तो लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? तो एपिग्लॉटिक्स। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रुधिर द्वारा। क्रेब्स चक्र की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ग्लाइकोसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का सामान्य चरण माना जाता है। श्वसन पदार्थ उत्पन्न ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? तो ATP अणु में। पहाड़ों पर रहने वालों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपापचय के प्रमुख अंतिम उत्पाद हैं। तो CO2 तथा पायरुविक अम्ल। अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ग्लाइकोलाइसिस। फिर है मानव में श्वास दर प्रति मिनट लगभग कितनी होती है? तो 12 से 15 बार। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कने की औसत दर 72 बार मिनट होती है। ग्लाइकोलिसिस में अंत में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका द्रव्य में। किस कारण से ऊतकों में ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाती है? तो ये हो जाएगा O2 की कमी और CO2 की अधिकता के कारण। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? तो सक्रिय ट्रांसपोर्ट। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा तथा पांस में।
फेफड़ों के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? तो प्लूरल कला से। सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? तो 24 एटीपी अणुओं का। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? तो ये 2। किण्वन अर्थात अनाक्षी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लुई पास्चर ने ईस्ट में की थी। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी द्वारा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं अलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो फुफ्फुस शिरा द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो गैनांक श्वसन मापी। फिर है ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया या अनाक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन। पित्त का संचयन कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गैस्ट्रिन। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय माध्यम में। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? तो क्रमांकुचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो ये पित्त में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। फिर है अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो ये HCl। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो बड़ी आंती में पाई जाती है। फिर है मानव शरीर का वो अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण होता है। तो ये यकृत हो जाएगा। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत। फिर है मानव शिशुओं में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत निकलता है। फिर अगला है अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ये ग्लूकोज है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। मम्प्स गलसुआ पैराक्सिमो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिसमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन जलन व दर्द होने लगता है। फिर अगला है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो यह अग्न्याशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावण होता है? तो अग्न्याशय। अगला है जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है? तो अमाशय में। अगला यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? तो ये फाइब्रिनोजेन यम प्रोथ्राम्बिन। अगला यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? तो हिपैरिन। फिर लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो वृक्क पर। अगला है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है तो ये अवशोषण के लिए।
अगला है मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? तो ब्रिक। अगला है इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो जस्ता। फिर अगला है उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो यकृत में। अल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो यकृत। फिर मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये रक्त अपोहन कहते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो ये है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। फिर एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो ये लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? तो ये हो जाएगा डाईयूरेटिक। बेल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ब्रिक। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो कोशिका गुच्छे के द्वारा। विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। जंतु इधर है मुख्य उत्सर्जी अंग। मनुष्य वृक्क से, अमीबा त्वचा सतह व रिक्तिका, केचुआ उत्सर्जिकाएं, झींगा मछली हरित ग्रंथियां, फीता कृमि फ्लेम कोशिकाएं, आर्थ्रोपोडा मैलपीगी नलिकाएं, सिलेंड्रेटा ये त्वचा सतह व मुख। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो यह है नेफ्रॉन। फिर नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये केराटिन। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं? तो इसे यूरेमिया। फिर अगला है डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। फिर है मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो ये लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। अगला है वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर। फिर अगला है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड। अगला है वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो इसे पेरिटोनियम कहते हैं। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसे हीमोटूरिया कहते हैं। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो वृक्क के माध्यम से। फिर अगला है केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेलिक अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर ये यूरियोटेलिक यानी कि यूरिया उत्सर्जक हो जाता है। कशेरुकी जंतु में उत्सर्जी अंग। वृक्क से रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन होता है। फेफड़े से अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। यकृत जो है ये नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कर्षण। आंत ये कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है तो ये अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण है? तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। क्या है? रक्त में प्रवाहित जो यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। फिर आमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है तो इसे
पेरिस्टालसिस कहलाता है। अगला है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा में। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? तो अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ये है रूम्बेनसिफेलॉन। तंत्रिका के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो ये अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये होता है 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो ये मेरु रज्जु करता है। सेरेब्रल पाल्सी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो ये होती है 12 जोड़ी। अगला है मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाएगा मस्तिष्क को। फिर तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ये उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। फिर है भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो ये परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। अगला कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो ये तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो किस रोग से पीड़ित है? तो ये बुलिमिया रोग से पीड़ित है। फिर जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि, हैवेन्यूला। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो ये मस्तिष्क। फिर है मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो सोडियम। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में, सेरेब्रम, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव होता है? तो मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका कोशिका में। सीटी स्कैन में शरीर में असामान्यता के लिए उपयोग किया जाता है। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर इसमें जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। फिर मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। फिर रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं? तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि WBC,
व्हाइट ब्लड सेल्स। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता है, तो ये हो जाएगा ओ समूह। फिर हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7.35 से 7.45 पीएच तक। फिर रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे, तो ये थे कार्ल एंड स्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है, तो ये बंदर से। फिर अगला है AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें जो है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। आगे है श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है, तो शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती हैं, तो ये प्लीहा में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, तो 120 या 80 mmHg। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग जो है O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है, तो A या तो O हो सकता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होते हैं, तो ये लिम्फोसाइट। दिल का दौरा पड़ने से पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे गोल्डन आवर। रुधिर के श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। फिर अगला है मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है, तो ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है, तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रियाएं थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रॉम्बिन और प्लस कैल्शियम, ये मिलके क्या होती हैं, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजिन, ये फाइब्रिन हो जाएगा। फिर फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, ये रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है, तो एंजाइम। प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं, तो ये हृदय धमनियां कहलाती हैं। फिर है लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती हैं, तो ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। अगला है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 90%। स्टार्च के जल अपघटन में कौन सा एंजाइम बनता है, तो एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है, तो पोटेशियम एंजाइम एक प्रकार का है, तो ये एक जैव उत्प्रेरक है। एक धड़कन या हृदय की गति एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है, तो ये 0.8 सेकंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो ये अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे डायलिसिस कहते हैं। अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त
कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थों की कमी के कारण होता है? तो फोलिक एसिड। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो ये ग्रेट सैफिनस सिरा पैर में उपस्थित। फिर है श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो ये 12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ये है महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? तो ये प्लीहा। रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये स्फेग्नोमैनोमीटर। अशुद्ध रक्त का प्रवाह, तो देखो हृदय, फिर महाधमनी, फिर धमनियाँ, फिर धमनियाएँ जो है धमनिकाएँ, फिर कोशिकांग। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 160 mg या 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो ये हो जाएगा RBC। फिर रक्त परिसंचरण से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। हृदय जो है ये रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियाँ ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के अन्य अंगों तक पहुँचाना। सिराएँ तो अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक पहुँचाना। कोशिकाएँ ये धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन। फिर है रिसेरपिन। रिसेरपिन जो होता है वो रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो उच्च रक्तदाब को कम करने में। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो हो जाएगा लिम्फोसाइट। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन युक्त रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। फिर है रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। तो रक्त प्लाज्मा ये हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। एल्बुमिन ये ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन ये जो है संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोज रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा। ये दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? तो इसमें से A, B और AB ये तीनों हो सकते हैं। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? तो ये होती है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,50,000 से 4,50,000 के बीच। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचक में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में सम्मिलित समूह। अगर समूह O × O है तो ये संभावित रक्त समूह O होगा और असंभावित में A, B और AB। अगर O और A है तब ये जो है संभावित में OA हो जाएगा और असंभावित में A और AB। OB होने पर O और B संभावित होगा और A और AB जो है असंभावित होगा। O और AB होने पर तो इसमें संभावित AB हो जाएगा और असंभावित O या AB। A × A जो है A और A होने पर या तो A होगा या तो O। इसमें B और AB नहीं होगा। A और B होने पर इसमें A, B, O और AB हो सकता है और इसमें कोई नहीं। फिर है A × AB ये हो जाएगा A, B, AB और इसमें O आ जाएगा असंभावित में। B × B, B, O ये संभावित हो जाएगा और A और AB असंभावित। B × AB ये ब्लड ग्रुप होने पर जो ब्लड ग्रुप A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है लेकिन O नहीं हो सकता है।
फिर है ए बी, और ए बी होने पर या तो ए होगा या तो बी या तो ए बी, और ओ नहीं हो सकता। फिर है सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। फिर अगला है रक्त संबंधी समस्याएं, उच्च रक्तदाब ये हो जाएगा हाइपरटेंशन। फिर निम्न रक्तदाब ये हो जाएगा हाइपोटेंशन। फिर अगला है हीमोफीलिया, ये हो जाएगा आघात से रक्तस्राव। फिर है आरक्तता, ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन की कमी। फिर आगे देखें, आगे है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। फिर है अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है, तो पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावण को प्रेरित करती है, तो ये ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। क्या है, मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन जो है वो रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है, तो थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है, तो अग्न्याशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर लड़ो और उड़ो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो एड्रीनेलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन हैं, तो हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रंग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो यह सिक्रेटिन। यदि अग्न्याशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, तो पीयूष ग्रंथि। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। फिर आगे है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा कार्यात्मक रोग। अगला है मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका। देखो, सोमेटोस्टेटिन ये वृद्धि हार्मोन के स्रावण को रोकना। फिर है ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन, ये हो जाएगा स्रावण के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। फिर है मेलाटोनिन, यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। अगला है एड्रीनेलिन एपिनेफ्रिन, ये हो जाएगा हृदय स्पंदन रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन। फिर शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। फिर एस्ट्रोजन स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना। फिर है प्रोजेस्टेरॉन, ये हो जाएगा गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है, गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। फिर है टेस्टोस्टेरॉन, ये हो जाएगा पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करना।
पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना और पेशियों के विकास में सहायक। अगला है रेनिन, ये हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन के स्रावण को प्रेरित करना। फिर हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को जो है एंजीटेंसिन से जोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। फिर आगे है, फिर किस ग्रंथि का क्या कह रहा है, कह रहा है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को। अगला है, यह है वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो डाईयूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है, तो हो जाएगा थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है, तो एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है, तो आग्नेयाशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है, तो ये मेलानिन। फिर कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है, तो हो जाएगा थायराइड। अगला है, इधर है कि अग्न्याशय ये कौन सा हार्मोन उत्पन्न करता है, तो ग्लूकागॉन। पीयूष जो है ये थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क जो है ये कोर्टिसोल। वृक्क जो है विटामिन डी। फिर मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने, कह रहा कि मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है, यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है, तो हो जाएगा पराओ2। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है, तो क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में। फिर अगला है, मुख्य ग्रंथियाँ देखो, हार्डेरियन ग्रंथि जो है इसका कार्य देखते हैं। तो हार्डेरियन ग्रंथियाँ नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियाँ ये कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियाँ हैं। आंत ग्रंथियाँ ये कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। श्लेष ग्रंथियाँ मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ ये कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथियाँ यह स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। फिर है काउपर ग्रंथियाँ, यह हो जाएगा स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियाँ हैं। फिर अगला है, हाशीमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। फिर अगला है, वाइटेलाइन ग्रंथियाँ जो होती हैं वो प्लेटी हेलमिन्थीज प्राणियों के जननांगों में पाई जाती हैं। अगला है, फीमोरेल ग्रंथियाँ जो होती हैं वो सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती हैं। फिर है वसा ग्रंथियाँ, ये स्तनियों की त्वचा में पाई जाती हैं। फिर है श्वेत ग्रंथियाँ, ये स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियाँ हैं। फिर है स्वयंरेडन ग्रंथियाँ, ये जो होती हैं मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। अगला है, स्तन ग्रंथियाँ, ये स्तनियों में दूध का स्रावण करती हैं। फिर है सेरुमिनस ग्रंथियाँ, ये स्तनियों की कर्ण गुहा के मोम के समान पदार्थ का स्राव करती हैं। अगला है, लैक्राइमल ग्रंथियाँ, ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियाँ जो होती हैं संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियाँ जो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा स्रावित करती हैं। अगला है, रोग एवं उपचार।
देखो, पानी के भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग के लक्षण है? तो मेनिंजाइटिस। शिशुओं में अतिसार का क्या कारण है? तो रोटावायरस। वातोन्माद हिस्टीरिया रोग सामान्यतः युवा महिलाओं को प्रभावित करता है। अंध बिंदु या पेट बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो दृष्टिपटल में। आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं? तो हो जाएगा दृष्टिपटल। सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशुओं को कुकर खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है। फिर मलेरिया रोग किस जीव का कारक होता है? तो प्रोटोजोआ। भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा सैल्मोनेजा बैसिलाई। मम्स, रेबीजियम, हर्पीज आदि विषाणु जनित रोगों के समूह में आते हैं। जल में किसकी अधिकता के कारण इटाइटाई रोग होता है? तो कैडमियम। फेनिल कीटोन्यूरिया रोग किससे संबंधित? तो मानसिक जड़ता से। पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? तो हो जाएगा निम्न रक्तचाप से। आधुनिक रोग लिंग संलग्न है, तो यह है रायल हीमोफीलिया। भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाई वैक्स परजीवी उत्तरदायी है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जिसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता। खसरा की बीमारी होती है, तो ये वायरस से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। क्या पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने पर। फिर आगे है डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो ये प्लेटलेट्स की। फिर मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74। यदि मूत्र के साथ एल्बुमिन की मात्रा आ रही है तो वृक्क के प्रभावित होने की संभावना होती है। साल्क टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो। साल्क टीके का आविष्कार जोनस साल्क ने वर्ष 1952 ईस्वी में किया था। एथलीट कूट नामक बीमारी किस में होती है? किससे होती है? तो ये फफूंद से होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेडियो सोडियम। फिर पॉलिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो हो जाएगा बेरी। अगला है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन सा जीव है? तो ये हो जाएगा मच्छर। हानिकारक विकरणों से मनुष्य के अंगों में से मस्तिष्क सबसे कम और आँख सबसे अधिक प्रभावित होती है। फिर एक MRI का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर एक BMD परीक्षण किसकी पहचान करने के लिए किया जाता है? तो अस्थि रंध्रता के लिए। फिर है कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो ये हो जाएगा एडीज। फिर मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा EFG बैटिंग ने। फिर अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीसा से जो है फुफ्फुस यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो हो जाएगा मस्तिष्क। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो हो जाएगा विद्युत मस्तिष्क लेग। अगला है सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? तो रीनो विषाणु के कारण। एनोस्मिया नामक रोग किससे संबंधित है? तो सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण संवेदना की कमी से। सल्फा दवाइयाँ किन बीमारियों के उपचार में उपयोगी है? तो जीवाणु जनित बीमारियों के लिए। DPT
वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम। जीवाणु जनित रोग के बारे में देखें तो हैजा जो है ये विब्रियो कोलेरी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया ये कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से। क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस। कोढ़ जो होता है लेप्रेसी ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। फिर है टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा। फिर है प्लेग ये है पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी ये है जो है बोर्डीटेला पर्टुसिस। निमोनिया जो होता है ये डिप्लोकोक न्यूमोनी क्या हो जाएगा? डिप्लोकोकल न्यूमोनी। फिर अगला है गोनोरिया ये जो है नेसेरिया गोनोर हुई। फिर है सिफिलिस जो रोग है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम। फिर सुजा की बात करें तो हो जाएगा गोनोकामस गोनोर हुई। रंगों की प्रकृति, लक्षण एवं कारणों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है। फिर आगे है एमिनोसैसिलिक क्या है? एमिनोसैसिलिक एसिड प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों के रूप में यक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस और कुष्ठ यानी कि लेप्रोसी दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है। संक्रमित चूहों के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा प्लेग। अंधबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आँखों की। निद्रा रोग नामक बीमारी ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो गोल क्रीम। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स। डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण होता है? तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। एड्स रोग नामक जीवाणु क्या है? एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है जिसमें RNA और प्रोटीन पाया जाता है। फिर अगला एड्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस HTLV की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट गेलो ने। अगला एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है? तो हो जाएगा जीडोबुडिन एजिडोथाइमिडीन। जापानी एनसेफेला क्या है? जापानी एनसेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना आवश्यक है। फिर है एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा एड्स के लिए। फिर है थैलेसीमिया के रोगी में शरीर किसके श्लेषण की क्षमता नहीं रखता? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन। फिर स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक प्रभावित होते हैं। इनमें केवल X क्रोमोसोम होता है। एड्स, छोटी माता एवं गलसुआ तीनों संक्रामक बीमारियां हैं। फिर है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हो जाएगा यकृत। फिर है जो है ब्राइट्स रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो गुर्दा। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो कैंसर। सिलिकासिस क्या है? तो ये फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो जिंक। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है? तो ये सरसों का। पाइरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो ये हो जाएगा गन्ना। भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग किस कारण होता है? तो सफ़ेद मक्खी से। खसरा रोग एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो ये जाएगा हेपेटाइटिस। रानीखेत रोग किससे संबंधित होता है? तो ये मुर्गियों से।
फिर गेहूँ में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, तो जाएगा काला कीट और स्मट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फुद के द्वारा। बर्ड फ्लू H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है। BCG यानी कि बैसिलाई कैलिमेट क्या है, ग्यूरिन यानी कि BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद। यकृत शोथ कैसा रोग है, तो ये विषाणु जनित रोग है। पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग इधर है। काकसिडियोसिस रोग, ये जो होता है रक्तस्रावी आंत्र शोथ और खूनी पेचिश के कारण होता है, इसका रोग के लक्षण है। फिर है बबेसिएसिस, ये इसमें जो है तीव्र ज्वर और रक्त अल्पता हो जाती है। थीलेरियोसिस, ये जो है तीव्र ज्वर, बाह्य लसिका ग्रंथियों में सूजन। फिर है एनाप्लाज्मोसिस, इसमें जो है लाल रक्त कणों का विनाश। फिर है ट्रिपनोसोमियासिस, ये ज्वर और रक्त। फिर है ट्राइकोमोनियासिस, इसमें गर्भपात व बाध्यता। फिर है बी कोशिका के बाहर के आक्रमणकारियों को नष्ट करती है, जबकि टी कोशिका संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती है। फिर आगे है विषाणु जनित रोग। इसमें देखो ये जो है छोटी माता, ये बैरीसेला वायरस के कारण होती है। खसरा जो है ये मोरबीली वायरस के कारण होती है। पोलियो की बात करें तो पोलियो वायरस के कारण होती है। रेबीज वायरस के कारण होती है। चेचक जो है ये बैरी ओला वायरस के कारण होती है। जननांग हर्पीज जो है हर्पीज वायरस के कारण होती है। एड्स जो हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होती है। फिर है हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस वायरस के कारण होती है। इन्फ्लुएंजा एमिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई से होती है। क्या हो जाएगा, मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजाई। फिर है गलसुआ, ये मम्स वायरस के कारण होती है। जेनाइटल हर्पीज जो होता है ये सिम्प्लेक्स वेजिनेलिस से होता है। फिर है डेंगू, ये जो है डेंगू वायरस से। कोविड-19 कोरोना वायरस से। फिर है रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, तो इसे व्यक्त कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है, तो रुधिर को। ग्लाइकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, तो नेत्र को। पोलियो माइलेटाइस रोग किससे फैलता है, तो ये विषाणु से फैलता है। फिर रक्त में RH क्या है, तो ये एक प्रतिजन है। फिर अगला है कोरोना वायरस एवं कोविड-19। कोरोना वायरस ऐसे विषाणुओं का एक बड़ा समूह है जो मानव तथा जानवरों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक कोरोना वायरस मानव में श्वसन संक्रमण उत्पन्न करते हैं, जो सामान्य जुकाम से लेकर मर्स व सार्स तक हो सकते हैं। फिर आगे है वर्तमान में विश्व भर में फैले संक्रमण को कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 नाम दिया गया है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर में दिसंबर 2019 में फैला और कुछ ही दिनों में इसने विश्वव्यापी महामारी का रूप ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वेबसाइट पर 10 जनवरी 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर 8.9 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके थे, जिनमें से 19 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिर अगला है कोविड-19 के लक्षण। तो इसमें सामान्य लक्षण क्या थे, बुखार, सूखी खांसी, थकान आदि। कम सामान्य लक्षण सिर दर्द, शरीर के अन्य भागों में दर्द, गले में खराश, स्वाद एवं सूंघने की क्षमता में कमी, डायरिया जो है, नेत्र श्लेष कलाशोथ आदि। फिर उपचार की बात करें तो विश्व के विभिन्न देशों के वैज्ञानिक समुदायों के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप बहुत कम समय में कोविड-19 के विरुद्ध अनेक प्रतिरक्षा वैक्सीनों के विकास में सफलता प्राप्त की गई है। प्रमुख वैक्सीन निम्नवत है, जैसे कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, जो है मॉडर्ना USA, कोवैक्सीन ये भारत, बायोटेक भारत जो है, कार्बेवैक्स ये भारत, स्पुतनिक
वी जो है ये रूस, और कोविड-19 जो है जॉनसन एंड जॉनसन नीदरलैंड्स। कोरोना वैक ये साइनोवैक्सीन चीन। फिर है कोविड-19 से बचाव के उपाय, तो ये एक दूसरे से पर्याप्त दूरी लगभग 6 फीट रखना अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करना। घर से बाहर निकलने पर मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क, फेस कवर, गमछा आदि का प्रयोग करना। किसी भी संभावित संक्रमित वस्तु अथवा व्यक्ति को छूने के बाद साबुन से हाथ धोना अथवा हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना। इस संबंध में भारत सरकार व प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। फिर आगे है जीवाणु जनित रोग। इसमें है हैजा जो है ये विब्रियो कोलरी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया जो है कारिन बैक्टीरियम डिप्थेरियाई से होता है। क्षय रोग ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। टिटनेस जो है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी से। टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफोसा। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस। काली खांसी बोर्डीटेला पर्टुसिस। निमोनिया ये हो जाएगा डिप्लोकोकल न्यूमानी। गोनोरिया ये निसेरिया गोनोरहुई। फिर है सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम। सुजाग जो है ये गोनोकाकस गोनोरहुई। टिक्का रोग किस में होता है, तो ये मूंगफली में होता है। हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण उत्पन्न होता है, तो ये रेबीज वायरस के कारण। फिर है खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण होता है। अगला है जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो विषाणु के कारण। फिर है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो यह जगह कोर्टिकोलस। खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है हैरे सवाल। नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। पचे हुए भोजन क्या है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये यकृत। काला जार का संचार किससे होता है, तो ये सिकता मक्खी से। काली खांसी से बचाव के लिए शिशुओं को कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीपीटी। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटेनस। फिर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक क्षेत्र में उनके जनक। आनुवंशिकी के जनक हैं G.J. मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर सूक्ष्म जैविकी के जनक हैं लुई पाश्चर। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं एडवर्ड जेनर। जीवाणु विज्ञान के जनक हैं रॉबर्ट कोच। फिर अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम बाइवैक्स के कारण होता है। अमीबिएसिस ये एंट अमीबा सिलैम्स के द्वारा होता है। काला आजार ये होता है लिस्मैनिया यानी कि बालू मक्खी के काटने से। फिर है पायरिया ये एंट अमीबा जिंजीवेलिस से होता है। सोने की बीमारी ये ट्रिपैनोसोमा से होता है। फिर है फुफ्फुस धूलिमयता से जो है कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। अगला है कि कृत्रिम जनित रोग जो है इसे फाइलेरियसिस ये जो होता है बुचेरिया बैंक्रोप्टाई तथा ये हो जाएगा बुर्गिया निमोरी रोग होता है। फिर है टीनियसिस ये है टीनिया सोलियम कारक होता है इसका। फिर है एस्कोरियसिस ये होता है एस्केरिस एम्ब्री काइडिस। फिर अगला है कवक जनित रोग। एथलीट फुट जो होता है ये ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम होता है। फिर एक खाज ये एकेरस इसके बीज और दांत जो है ये ट्राइकोफाइटोन यानी कि एपिडर्मोफाइटोन। अगला है कवक जनित पादप रोग और रोगकारी कवक। ये जो है आलू का विलंबित अंगकारी ये होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आलू का पूर्व अगमारी ये है अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टिक्का रोग ये होता है सरकोस्पोरा परसोनेटा।
फिर गेहूँ का काला कीट ये होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिसी। फिर गन्ना का लाल विगलन ये कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम। फिर गेहूँ का स्लथ कंड ये है अस्टिलेगो ट्रिटेसी। गेहूँ का चूड़ आसिता ये है इरिसाइफी ग्रेमिनीस। क्रूसीफेर का सफ़ेद कीट ये है एल्वेगो कैंडिडा। बाजरा का मृदुरो मेल आसिता ये है स्केलेरो स्पोरा ग्रेमिनिकोला। फिर है क्रूसीफेर का मृदुरोमेल आसिता ये है पेरोनो स्पोरा पैरासाइटिका। फिर है बाजरा का इरगाट ये है क्लेवीसेप्स स्वीफार्सिस। फिर है आलू का बार्ट रोग ये जो है सिनकीट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग ये है स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। फिर है राई का इरगाट रोग ये है क्लेवीसेप्स पर्पुरिया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये जो है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। फिर अगला है जो है विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। ये जो है तंबाकू का मोज़ेक रोग ये टोबैको मोज़ेक वायरस से होता है। आलू का मोज़ेक रोग ये होता है पोटैटो वायरस वाई। बंकी टॉप ऑफ बनाना ये है बनाना वायरस फर्स्ट। ये है फूल गोभी का मोज़ेक रोग ये फूल गोभी मोज़ेक वायरस। गाजर का लाल रंग जो है लाल पत्ती रंग ये गाजर लाल पत्ती वायरस। फिर है अजैविक पादप रोग ये नींबू में डाइबैक जो है कापर की कमी। फिर है आंवले में आंतरिक निक्रोसिस ये है बोरोन की कमी। नींबू में लिटिल लीफ ये कापर की कमी। आम में लिटिल लीफ ये हो जाएगा जस्ता की कमी। मटर में मार्स रोग ये है मैग्नीज की कमी। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी। फूल गोभी में हिप टेल यानी मालिब्डेनम की कमी। चुकंदर में हार्ट रॉट ये जो है बोरोन की कमी। आलू का ब्लैक हार्ट रोग ये है भंडारण में O2 की कमी। फूल गोभी में ब्राउनिंग ये है बोरोन की कमी। फिर आगे हम देखते हैं तो ये जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक। तो आलू का सैथिल रोग ये जो है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। धान का अंगमारी रोग ये है जैंथोमोनास ओराइजी। नींबू का कैंसर रोग ये है जैंथोमोनास सिट्री। गेहूं का टुंड रोग ये है कोरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ये है जैंथोमोनास माल्वेसियरम। सेब गुलाब टमाटर का क्राउन लाल ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफासियंस। फिर है आलू का स्कैब ये जो है स्ट्रेप्टोमाइसीज स्केप्सी। तंबाकू का सैथिल रोग ये है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। फिर टमाटर का सैथिल रोग ये है क्या है स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। फिर हम आगे देखते हैं। अब हम विविध देखेंगे। विविध में है कि आनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं तो ग्रेगर जॉन मंडल को कहते हैं। एंजोला एक जलीय फर्म है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नील हरित शैवाल का सहचारी है। आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं तो जीन कहते हैं। फिर सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग होता है तो यह राइजोबियम जैपोनिक। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया तो यह हो जाएगा मटर के पौधे। फिर है डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता। फिर है जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है तो यह साइनोबैक्टीरिया। फिर जीवों में आनुवंशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं तो हो जाएगा क्रोमोसोम। फिर है पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है तो यह है टेस्टोस्टेरॉन।
फिर कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन का स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो हो जाएगा थायराइड। अगला है प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय के 3 प्रमुख गुण हैं। अगला है स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऊष्मा शोषक प्रक्रिया। फिर है कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो यह जंतु में वसा उपस्थित वसीय अल्कोहल। फिर है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो यह हो जाएगा जीवाश्मों की। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की। फिर है प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में। फिर है भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी क्यों माना जाता है? तो ये हो जाएगा क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन या धड़कन को समंजित करना है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो कीटों में। फिर आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया शैवाल से। फिर है ट्रैकोमा बीमारी के संग से संबंधित है? तो आँख से। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। फिर गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? तो हो जाएगा लिथोट्रिप्सी। फिर अगला है शरीर के आंतरिक भागों के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए यक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं। फिर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो हो जाएगा विज्ञान। पर्णहरित में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला है पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा 2,4-D-24 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा शाकनाशी। देखो कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयान। अगला है एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या है? तो यह हो जाएगा उपपरजीविता। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला एवं हरा। फिर आगे है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? क्या है बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? तो ये हो जाएगा रतनजोत जैट्रोफा। फिर है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो हो जाएगा गन्ना एवं मक्का से। फिर है व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो हो जाएगा कुक्कुटों की। फिर है दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा श्वेत चींटी। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। फिर है नेको नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से। नेको जो है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फिर है CDRI कहाँ स्थित है? मतलब सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये लखनऊ में। फिर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन है ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन या नोस्कापीन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीन पोस्ता से। बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो ये मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। फिर है अगला
मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिक्स को वर्ष 1973 में। फिर अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से। फिर गुरुत्व बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो ये वाष्पोत्सर्जन। फिर है उच्च वर्गीय पौधों में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने। फिर है श्वान उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो ये डिंगो। फिर घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते की। ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस लिए करता है? तो वसा के संग्रह के लिए। फिर जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? तो उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। अगला है कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। फिर है निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? तो अनिषेच जनन। फिर धान के पौधे उगाने की डैपाग विधि किस देश में विकसित की गई? तो फिलीपींस में। फिर नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो कार्निया। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी है? तो ये जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। वो कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो चूहा। मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से। फिर अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? तो इंटरफेरान। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटरनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़। फिर केसर पौधे के वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। बीटी वैगन क्या है? तो यह आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा होल्स्टाइन गाय। फिर हम चिकित्सक संबंधी आविष्कार देखेंगे। अगर हम देखें विटामिन की खोज फंक ने किया था, विटामिन ए की खोज मैकुलन ने किया था, और विटामिन बी की खोज मैकुलन, विटामिन सी की खोज होलकट ने किया था, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। सल्फर ड्रग्स ये हो जाएगा सल्फर ड्रग्स का हो जाएगा जो है गेरहर्ड डोमैग ने। फिर है स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसके खोज सेल्मन वक्समैन अब्राहम ने। फिर है हृदय प्रत्यारोपण, ये क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। होम्योपैथी ये हैनीमैन ने। फिर मलेरिया परजीवी व चिकित्सा, इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। फिर पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा इससे जो है कीटा जाटो ने किया था। फिर लिंग हार्मोन, इसका जो है खोज नाच ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी का इसका जो है खोज वाल्ट नली लेहल ने किया था। वाल्ट नली लेहल। फिर गर्भ निरोधक गोलियां का जो वो पिनकस ने किया था। धान की फसल में नील हरी शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। फिर है कि प्रथम परख नली शिशु के आविष्कारक कौन थे? एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के खोजकर्ता थे विलियम एंथोवेन। एंटीजन के खोजकर्ता लैंडस्टेनर। RNA की खोज फ्रेडरिक मिशर। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा फ्रिक। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग।
क्लोरोफार्म की खोज हैरिसन तथा सिम्पसन ने किया था। चेचक का टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। फिर है टेरामाइसिन की खोज फिनेल ने किया था। और टीबी बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क ने किया था। और BCG का जो खोज है वो कैलमेट व कैमिली गुएरिन ने किया था। बैक्टीरिया का खोज लीवेनहॉक ने किया था। और रक्त समूह की खोज कार्लन स्टेन ने किया था।